नमस्कार बच्चों, आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो एनसीईआरटी नए सिलेबस के सभी विद्यार्थियों के लिए गणित के वीडियो जो है मैंने शुरू कर रखे हैं। तो अपने एक प्रश्नावली पूरी कर चुके हैं। तो आज मैं आपको विज्ञान के भी चैप्टर शुरू करवा रहा हूँ। तो विज्ञान के अब वीडियो में बीच बीच में गणित के साथ साथ बीच में डाला करूँगा, और आप विज्ञान भी गौर से पढ़ें और इसके साथ साथ अंग्रेजी भी शुरू करेंगे। तो विज्ञान में मैं आपको जो है पहले विज्ञान का टेक्स्ट कितना है, पूरा सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर हैं, तो वो पहले दिखाता हूँ आपको। तो बच्चों, हम पहुँच गए विज्ञान की किताब पर। तो आप ये विज्ञान कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसको आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ शुरू में जो है वो कुछ जैसे ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि एनसीईआरटी फुल फॉर्म है, ये यहाँ पर आपको पता है कि दिया रहता है। और इसके साथ ही जो है वो यहाँ पर इसके ये जो किताब के शुरू में पेज होते हैं, आप जानते हैं कि जैसे ये हो गया इसका मुखीकरण, तो यहाँ पर ये पूरी तरह आपको बता रखा है। और फिर इसके बाद अपने पहुँचते हैं यहाँ पर प्रस्तावना, ये जो बुक में लिखी होती है पहले, जो पूरा टेक्स्ट के बारे में लिखा होता है। फिर इसके बाद ये जितने पाठ्यपुस्तक निर्माण में जो जितने विद्वान हैं, जितने टीचर्स या प्रोफेसर जितने हैं, उनके नाम। और इसके बाद जो है यहाँ पर आभार, ये इन चीज़ों का यहाँ से इन्होंने टेक्स्ट लिया है। और इसके बाद सूची शुरू होती है। तो ये देखिए आप विज्ञान की अपने पाठों की सूची। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि पहला पाठ जो आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो ये रसायन विज्ञान से ही बुक शुरू होती है। पिछले साल तक जो विज्ञान लगती थी उसमें बायोलॉजी का भाग पहले था, जीव विज्ञान का भाग पहले था। तो इसमें रसायन विज्ञान का जो भाग है वो पहले दिया गया है। और इसके साथ ही फिर दूसरा जो है, यानी पहला पार्ट तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला है, दूसरा है अम्ल, क्षारक एवं लवण, और फिर धातु अधातु, फिर कार्बन एवं इसकी यौगिक, और फिर तत्वों का वर्गीकरण, यानी आवर्त सारणी वाला चैप्टर है। तो ये 5 पाठ जो है इसमें आपके जो दे रखे हैं वो हैं रसायन विज्ञान के 1 से 5 तक। फिर ये 6 से आप देख रहे हैं जैव प्रक्रम, 7वां नियंत्रण समन्वयन, और जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता, जैव विकास। तो ये यहाँ पर 6 से लेकर के 8 तक जो चैप्टर हैं वो है आपके जीव विज्ञान के। फिर ये 10वें पार्ट से यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं प्रकाश एवं परावर्तन, यहाँ से भौतिक विज्ञान शुरू होती है। तो ये 10वां पाठ आगा प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन वाला, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। फिर 12वां है विद्युत, फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और फिर ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ तक ये 10 से लेकर के, और वैसे तो आप देख सकते हैं कि 13 तक जो है 4 पाठ आपके ये हो गए भौतिक विज्ञान के। और इसके बाद जो ये सामान्य विज्ञान है, तो ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो ये जो है आपकी पूरी विज्ञान के ये 16 चैप्टर हैं। इसमें ज़्यादा बड़ी नहीं है, पिछले वाले विज्ञान में करीब 20 पाठ थे, इसमें यहाँ पर जो है आपके 16 पाठ है। तो ये आपका पूरा इसका सिलेबस है विज्ञान का। और चूंकि हमें पहले रसायन विज्ञान पढ़ना है, मैं आपको शुरू में रसायन विज्ञान शुरू कराऊंगा। तो रसायन विज्ञान शुरू करने के लिए रसायन विज्ञान की जो प्रारंभिक शब्दावली है बच्चों, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। आपसे मैं ये कहूँगा कि आप उसको जब अपनी कॉपी में एक एक शब्द नोट कर लें, उन सब चीज़ों को जो है वो आप अच्छी तरह आपको लर्न होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो वे शब्द जो है आपके साथ या लगातार आपके काम आने वाली चीज़ें होती है। तो मैं आपको ले चलता हूँ। तो रसायन विज्ञान को बच्चों यदि आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं और उससे में अच्छे अंक प्राप्त यदि आप करना चाहते हैं, तो यहाँ जो ये बातें बताई है, हालांकि आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन चूंकि ये हर जगह आपको काम आने वाली चीज़ है, तो ये आप जो है वो मैं आपसे कहूँगा कि आप इन चीज़ों को जो है वो ये वीडियो पॉज करके यहाँ से ये जो पूरा टेक्स्ट है वो आप अपनी कॉपी में उतारें, आप नोट करें रजिस्टर में, इसके नोट्स के साथ नोट कर लें इसको। और फिर मैं इसकी एक एक चीज़ जो आपको इस पहले चैप्टर के बीच में ही एकदम एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ये बात परमाणु से शुरू होती है, तो ये जो शब्दावली है बच्चों, परमाणु और ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, धनावेश, ऋणावेश, ये अणु, तत्व,
परमाणु क्रमांक और ये परमाणु भार, फिर इलेक्ट्रॉन विन्यास और इलेक्ट्रॉन विन्यास का ये जो तरीका है, ये जो यहाँ पर आपको ये जो गोले से बना करके समझाया हुआ है ये वाला, और फिर कक्षकों की क्षमता जो है वो, और जो इलेक्ट्रॉन विन्यास का क्रम है, ये सब चीज़ें मैं एक एक करके आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। एक एक चीज़ आपको अलग से बताऊंगा मैं। तो मैं ये कहूँगा कि वीडियो पॉज करके आप ये पेज जो है वो अच्छी तरह पहले आप अपनी को नोटबुक में नोट जरूर करना, क्योंकि अपनी इन चीज़ों को हर चीज़ को काम में लेंगे तभी जो है रसायन विज्ञान में, चूँकि रासायनिक समीकरणों का बहुत बड़ा जो है वो काम होता है, तो रासायनिक समीकरण हम सीधे नहीं सीख सकते, उनके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पहले सीखना पड़ता है। तो ये आप पूरा पेज जो है, ये पेज है और एक पेज मैं आपको और दिखाता हूँ। तो ये वीडियो पॉज करके आप अपनी कॉपी पर अच्छी तरह नोट करें पहले। तो ये जो है उस पेज के आगे का भाग है, दूसरा पेज है ये। तो ये भी आप उसके बाद उतारें, इसको अच्छी तरह अपने रजिस्टर में नोट करें। और यहाँ पर जो आप देखें कि ये जो आयन हैं, तो ये मैं सब चीज़ें आपको समझाऊंगा कि आयन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। लेकिन ये आप देखें कि यहाँ पर पहले धनायनों की लिस्ट बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहले एकल संयोजी धनायन है, फिर द्वि संयोजी धनायन है, फिर त्रिसंयोजी है, फिर चतुसंयोजी धनायन है। और फिर आगे नीचे ये जो टेबल बनी है वो है ऋणायनों की। तो एकल संयोजी ऋणायन, फिर द्विसंयोजी ऋणायन, फिर त्रिसंयोजी ऋणायन, और फिर ये आयन अपने कैसे बनते हैं, कैसे काम आते हैं, इनसे यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, फिर यौगिकों से समीकरणें कैसे बनती है, ये सब चीज़ें मैं आपको एक एक अच्छी तरह समझाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो लेकिन आप तो ये पहले जो है इस पूरे पेज को आप अच्छी तरह अपनी कॉपी पर नोट रखें, और आपको लर्न भी होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। जैसे आप ये देख पा रहे हैं ना, ये सारे आयनों के जो फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह आप लर्न करें, उनको अच्छी तरह याद कर लें, रट लें। आप मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल आप अच्छी तरह रट लें। ये धनायन और ऋणायनों के जो नाम है आप वीडियो पॉज करके चीज़ पहले ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करें। अगर ये नहीं आएंगे आपको, अगर आपको ये याद नहीं होंगे या समझ में नहीं आएंगे, तो आप फिर रसायन विज्ञान को अच्छी तरह नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक बार मैं फिर कहूँगा कि ये 2 पेज आप पहले जो है वो अच्छी तरह नोट कर लें अपने रजिस्टर में, और उसको याद भी कर लें। मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, जब आपके पास लिखी होगी तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो अब अपने विज्ञान के चैप्टर पर चलते हैं। तो ये है आपकी विज्ञान का पहला पाठ, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, समीकरणें क्या होती है, ये चीज़ें हम एक एक करके अलग से सीखेंगे इनको। तो पहले मैं आपको जो टेक्स्ट है वो समझा देता हूँ, यहाँ पर जो आपका ये पाठ्यक्रम इसको समझा देता हूँ, और फिर हम जो एक एक चीज़ों को अलग अलग से भी इतने सीखेंगे, इनको अलग अलग करेंगे। बिल्कुल आपको एक एक चीज़ लिख करके मैं समझाऊंगा आपको। तो जैसे आप यहाँ पर ये कहे कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है जब। तो ये क्या होता है यहाँ पर, जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि गर्मियों में जब हम दूध को कमरे में छोड़ देते हैं तो वो जल्दी खट्टा हो जाता है, तो फट जाता है, ऐसा होता है। ये सब क्यों होता है, ये सब चीज़ें आपको इस पाठ को यानी समीकरण और अभिक्रियाओं को समझाने के लिए इस प्रकार से आपको बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, ये सब हम चीज़ें समझेंगे। या लोहे का तवा, तसला, कील आदि को अगर हम गीली जगह पर छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है, आप देखते हैं ये होता है। या अंगूर जो है वो पड़े रहने पर ख़राब हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं, तो किण्वन हो जाता है उनका। और भोजन जो है देखो पकाने पर उसमें क्या अंतर आ जाता है, जैसे आटे की रोटी बनाते हैं या सब्जी अपने पकाते हैं तो पकने के बाद जो है वो नरम हो जाती चीज़ें। तो ये सब चीज़ें ये ऐसा क्यों होता है। या हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम भोजन खाते हैं तो वो पच जाता है, कैसे होता है। या हम सांस क्यों लेते हैं और सांस लेने में क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों में हम देखेंगे, सीखेंगे उनको। तो ये देख रहे हैं कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये सब होता है, जैसे दूध खट्टा होता है तो बिल्कुल पूरी तरह बदल जाता है वो, और ये इनमें परिवर्तन, और लोहे में जंग लगने के बाद भी वो खराब हो जाता है। मतलब ये कि चीज़ें बदल जाती है, अर्थात उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है वो
ये जैसे इसने कहा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। और भौतिक परिवर्तन से मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि भौतिक का मतलब होता है बाहरी, यानी जो कुछ हमें दिखता है, जैसे किसी पदार्थ का रंग, उसकी अवस्था या उसका तापमान, ये सब चीज़ें क्या होती है, उसका भार वगैरह, ये सब होते हैं भौतिक। तो भौतिक गुण हो गए उसके। तो भौतिक गुण जो है उनमें केवल परिवर्तन होता है, यानी किसी वस्तु को यदि हम गर्म कर देते हैं, या जैसे मान लीजिए पानी है, पानी से हम बर्फ़ बना लेते हैं, तो कोई नया पदार्थ नहीं बन जाता है, केवल उसके तापमान में अंतर आ जाता है, वो भौतिक परिवर्तन है। यानी भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसकी या तो अवस्था बदल जाती है, या रंग बदल जाता है, या उसका तापमान बदल जाता है, या उसका आकार बदल जाता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन रासायनिक का मतलब होता है आंतरिक परिवर्तन, कि रासायनिक परिवर्तन होने के पदार्थ के बाद जो है पदार्थ पूरी तरह नए पदार्थों में बदल जाता है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा यहाँ बताऊँ कि यदि आप जैसे नींबू, पानी, चीनी वगैरह को मिला करके शिकंजी बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि शिकंजी में पानी का, नमक का, या जो चीनी है उसका, या नींबू का, सबका अलग अलग स्वाद बना रहता है। तो वो कोई नया पदार्थ नहीं बन गया, वो केवल मिश्रण है। तो वो भौतिक परिवर्तन है बच्चों। और लेकिन जब हम जैसे दूध से दही जमता है, तो हम देखते हैं कि दूध से दही जमने के बाद दही के गुण बिल्कुल नए हो जाते हैं, नया पदार्थ बन जाता है। तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। यानी पदार्थ के आंतरिक गुणों में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे यहाँ पर ये बताया ना कि रासायनिक परिवर्तन होने पर ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या अर्थ है और इससे कैसे होती है, और ये सब हम समझेंगे इसको। और एक आपकी इस विज्ञान का ये बहुत बड़ा गुण है बच्चों, इसमें क्रियाकलाप बहुत है। क्रियाकलाप का मतलब एक्टिविटीज़ है कि प्रयोगशाला में कुछ चीज़ों को समझने के लिए इसमें बहुत सारा टेक्स्ट बनाया गया है। तो यहाँ पर ये एक प्रयोग आपके लिए बनाया गया है कि आप जो है वो एक 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम की रिबन जो है वो रेगमाल से रगड़ करके साफ कर लीजिए। जैसे मैग्नीशियम एक धातु होता है, नरम धातु होता है बच्चों, तो उसको रेगमाल से रगड़ लेंगे तो उसके ऊपर का जो है वो उसमें जंग वगैरह वो उतर जाता है, तो साफ हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि यदि आप उसको चिमटी से पकड़ करके बर्नर पर, यानी जो प्रयोगशाला में बर्नर होता है जो जलाने के काम आता है, तो या गर्म करने का काम आता है, तो इसको जब जलाएंगे तो क्योंकि मैग्नीशियम नरम धातु होता है तो वो जलता है, और जल करके यहाँ पर जो है वो ये जो कांच की जो वॉच ग्लास है, जिसको वॉच ग्लास बोलते हैं, एक तस्तरी की तरह होता है, तो इसमें जो है राख बन जाती है उसकी, और वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी आपको पता है कि जलने पर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाती है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये सब अभिक्रिया अपने पढ़ेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये उसको जलाने पर नया पदार्थ बन गया, बिल्कुल। तो इस प्रकार से इस एक्टिविटी में ये बताया आपको। और फिर ये देखें कि ये जो जब अपने जलाते हैं उसको, तो श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, यानी वो जलती है, और बाद में क्या होता है, श्वेत चूर्ण में बदल जाती है। तो धातु जो है वो श्वेत चूर्ण में बदल जाता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। तो इसमें क्या होता है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो होती है वो मैग्नीशियम से क्रिया करके और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। कैसे बनती है अपने आगे अपने समझेंगे उनको जब हम रासायनिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर कुछ और एक्टिविटी यहाँ पर आपको ये बताइए कि ये क्या होता है जब इसमें। तो यहाँ पर एक जो है ये जो तीसरी एक्टिविटी है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे ये फ्लास्क है कांच का, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है द्रव, तो ये है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु का मतलब होता है जब उसमें पानी की मात्रा अम्ल में ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं तनु, और सांद्र का मतलब होता है कि जब उसमें पानी की मात्रा कम हो तो वो उसको बोलते हैं सांद्र बोलते हैं। तो ये जो इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, गंधक का अम्ल इसमें लिया गया है। और फिर क्या होता है इसके अंदर जस्ता जो धातु होता है, जिंक जो होता है, उसके कुछ टुकड़े यहाँ पर यदि अपने डाल देते हैं इसमें, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ कॉर्क लगा दें और यहाँ पर एक नली लगा दें कांच की, तो आप ये देखेंगे कि इसमें से गैस निकलती है। और वो गैस जो है वो कौन सी होती है, वो हाइड्रोजन गैस होती है बच्चों। तो यदि यहाँ पर आप यदि मोमबत्ती लेके जाएंगे, यहाँ पर जब जहाँ गैस निकल रही है तो यहाँ पर पॉप की आवाज़ आती है,
क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो खुद जलती है, जलाने में सहायक नहीं होती है, वो तुरंत बुझ भी जाती है, इसलिए छोटे छोटे पटाखे से बजने की आवाज़ आएगी इसे। तो ये यहाँ पर इसका कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल और जस्ट ने क्रिया की तो एक नया पदार्थ बना हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस इससे निकलती है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर यह रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण यानी आपने इन दो क्रियाकलापों से देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम से क्रिया की तो मैग्नीशियम का दहन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और फिर दूसरी इसमें तीसरी एक्टिविटी में आपने देखा था कि हाइड्रोजन गैस बनी। तो यहाँ पर अपने जो है ये जो क्रिया हुई यानी ये जो ऑक्सीजन है जब मैग्नीशियम की रिबन से क्रिया करती है तो इसको अपने कैसे लिखेंगे, ये जो अभिक्रिया दोनों के बीच में क्रिया हुई है और नया पदार्थ बना है, तो ये जो लिखने का तरीका होता है बच्चों उसको जो है वो शब्दों में जब अपने लिखते हैं तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम और ये हुई आपकी ऑक्सीजन, दोनों में क्रिया हुई तो इनके बीच में प्लस लगाया निशान, और फिर ये तीर ये बताता है कि इन दोनों से मिलकर के ये बना है, तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो जो चीज़ें इस अभिक्रिया में काम आई आप देख सकते हैं तो वो कहलाते हैं अभिकारक, और जो बनते हैं वो होते हैं उत्पाद। और इसमें भी एक बात ध्यान रखना है कि अभिकारक यानी जो क्रियाकारक हैं वो जो एक से अधिक है यदि तो उनके बीच में प्लस लगाते हैं, उत्पाद भी यदि एक से अधिक है तो उनके बीच में भी प्लस लगाते हैं। और ये तीर ये बताता है कि अभिक्रिया इस दिशा में गतिशील है। तो ये रासायनिक समीकरण को यहाँ पर शब्दों में लिखा गया है बच्चों। यहाँ पर आगे जाकर के हम देखेंगे कि चूंकि तत्वों के प्रतीक होते हैं तो यहाँ पर समीकरणों में जो है वो हमेशा पदार्थ जो है वो यौगिक अवस्था में रहते हैं, तो यौगिक अवस्थाओं में लिखा जाएगा तो वो होगी रासायनिक समीकरणों को लिखने का तरीका जो है। तो यहाँ पर ये फिर इसमें यहाँ कुछ बातें हैं, जैसे यहाँ पर ये बताई है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपका जो यहाँ बायां भाग है, बाएं हाथ की तरफ का जो ये अभिकारक या क्रियाकार कहते हैं इनको, इनके बीच में प्लस लगाते हैं एक से अधिक होने पर, और तीर इसकी दिशा को बताता है। और ये उत्पाद है जो बनने वाले पदार्थ है या क्रियाफल है, इनके बीच में भी पता जो प्लस लगाते हैं, यदि एक से ज़्यादा बनने वाले होते तो यहाँ पर प्लस लग जाता। और फिर इसके बाद ये कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपके अभिकारक होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और राइट हैंड साइड की तरफ जो है यानी दायां हाथ की तरफ जो है वो आपके क्या होते हैं, क्रियाफल होते हैं यानी उत्पाद होते हैं। और ये एक तीर का निशान जो लगाया जाता है वो अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तो ये रासायनिक समीकरण जो शाब्दिक रूप से लिखा। फिर रासायनिक समीकरणों को रासायनिक सूत्रों के द्वारा जब लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण का क्या रूप बनता है वो इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने जो शब्दों में लिखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम का क्या हो गया, प्रतीक हो गया, और ये ऑक्सीजन के यौगिक का प्रतीक हो गया। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ MgO है। तो ये कैसे बना MgO2 क्यों नहीं बना, ये सब चीज़ें अगर आप वो तत्व जो उनके आयन है वो अगर याद कर लेते हैं उन चीज़ों को अच्छी तरह, तो मैं आगे जा कर के आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि किस प्रकार से MgO2 नहीं बन कर MgO बनता है और यौगिक कैसे बनता है आयनों से, ये सब चीज़ें अपने सीखेंगे। तो यहाँ पर ये उत्पाद है और यह अभिकारक है। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ मैग्नीशियम का तो एक है परंतु ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, एक ही परमाणु है। तो यहाँ आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ का एक ऑक्सीजन का परमाणु कहाँ चला गया, तो ये जाता कहीं नहीं है। बस ये समीकरण क्या है कि इस प्रकार जब समीकरण असंतुलित होती है, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम का एक था और ऑक्सीजन के 2 थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का एक ऑक्सीजन का एक है, तो यहाँ 3 थे कुल और यहाँ पर 2 ही है। तो इस तरह के समीकरण को हम बोलते हैं ढांचा समीकरण। ठीक है, ये जो आपने देखा ना ये असंतुलित है क्योंकि यहाँ पर इधर 3 परमाणु है और यहाँ पर 2 ही परमाणु है। तो ये जो असंतुलित समीकरण होती है ये कहलाती है आपको, ये ढांचा समीकरण कहलाती है, और या इसको कंकाली समीकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं इसको। और इसको फिर क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो समीकरण को संतुलित करने का जो तरीका है वो हमें अच्छी तरह सीखना होगा।
लेकिन उससे पहले क्या होगा कि हमें समीकरणों को सीखना होगा कि समीकरणें कैसे बनती है। तो मैं आपको एक बार पुनः जो है वो ये कहूँगा कि आप जो है वो उनको अच्छी तरह याद कीजिए, तत्व वगैरह या आयन जो है अच्छी तरह उस चीज़ों को याद कीजिए, ताकि मैं आपको पहले समीकरण समझा सकूँ कि समीकरणें बनती कैसे, कैसे क्रियाएं होती हैं, कैसे यौगिक बनते हैं, और फिर यौगिक आगे कैसे अभिक्रिया करके जो नए यौगिक बनाते हैं तो समीकरणें बनती है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही यही होता है कि जब किसी भी क्रिया के अंदर दो या अधिक यौगिक मिलकर के या एक यौगिक से भी एक या एक से अधिक यौगिक बनते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। और उसको जब हम रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब यौगिकों के द्वारा ये नए यौगिक बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक समीकरण जो है वो रासायनिक तत्वों के द्वारा या यौगिकों के द्वारा यानी रासायनिक सूत्रों के द्वारा जब उस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है तो वो रासायनिक समीकरण होती है। तो ये संतुलित समीकरण क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कि आपको पता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर न ही तो कोई नए तत्व बनते हैं, न ही किसी तत्व का जो है वो विनाश होता है, यानी उसमें द्रव्यमान जो हमने शुरू में लिया है उतना ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये असंतुलित दिखाई दे रही है, ऐसा होता नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को जो है वो संतुलित करना पड़ता है। तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है, न ही क्षति होती है, यानी न ही कोई नुकसान होता है। तो जितना है उतना बना रहना चाहिए। तो इसके लिए उसको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। तो ये कैसे संतुलित होती है मैं पूरी प्रक्रिया आपको अच्छी तरह बताऊंगा। और प्रश्न भी इसके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। कई बार परीक्षा में क्या होता है कि एक समीकरण आपको देते हैं कि इसके रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के विभिन्न पदों के द्वारा इसको समझाइए। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक एक स्टेप में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करके जो है वो दर्शाना पड़ता है और उसके विभिन्न पद लिखने पड़ते हैं। तो ये अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एक बार मैं फिर आपको जो है उन्हीं 2 पेजों पर लेके चलता हूँ। तो आप ये एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह आप नोट कर लीजिए, अपनी रजिस्टर पर नोट कर लीजिए। मैं एक एक इनमें से हर चीज़ को समझाऊंगा, आप पहले नोट कर लीजिए इनको कॉपी में, फिर एक एक करके मैं इन चीज़ों को आपको समझाऊंगा कि ये क्या होते हैं, क्या काम आते हैं। तो आप वीडियो पॉज करें और इतना कहना आप जो है मेरा माने कि ये नोट करें अच्छी तरह अपनी कॉपी में, रजिस्टर में नोट कर लें। फिर मैं कल के वीडियो में जब इन चीज़ों को अच्छी तरह समझाऊंगा। और ये है जो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, ये आयन आपको याद करने पड़ेंगे। और आप विज्ञान जो है वो रसायन विज्ञान में अच्छे नंबर लेने के लिए इतना तो ज़रूरी है आपके लिए, ये आप अच्छी तरह आपको रट जाने चाहिए। आपको नाम से जो है इनके सूत्र याद रहने चाहिए और सूत्र से नाम याद रहने चाहिए। आप अपने रजिस्टर में पहले इनको नोट कर लीजिए। मैं बताऊंगा कि ये कोई +1 क्यों है, +2 क्यों है, +3 क्यों है, या जो मैग्नीशियम है वो +2 ही क्यों होता है, सोडियम +1 ही क्यों होते हैं, इसकी संयोजकता। और फिर ये जो है एकल ऋणायन है, यानी ये इनकी माइनस में संयोजकता है, तो संयोजकता माइनस में क्यों होती है, प्लस में क्यों होती है, ये भी हम कल के वीडियो में अच्छी तरह समझेंगे। तो और इलेक्ट्रॉन विन्यास की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, यौगिक निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे, फिर यौगिकों से रासायनिक समीकरण कैसे बनती है, अभिक्रिया कैसे होती है, ये भी अपने एक एक चीज़ को समझेंगे। तो आप आज हमने चैप्टर का कुछ हिस्सा पढ़ा है। तो आज हमने जो है वो रासायनिक समीकरण लिखना तक का भाग पढ़ा है। कल के वीडियो में मैं आपको जो है वो पहले रासायनिक उनके जो आयन वगैरह वो बताएंगे, यौगिक कैसे बनते हैं, कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, वो चीज़ें बताएंगे। इसके बाद जो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन का क्या महत्व है, संतुलित करने का क्या महत्व है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आगे आगे चलते रहेंगे अपने। तो लेकिन आप जितना जो है वो आप इसको वीडियो को 1-2 बार सुना करें और एक एक चीज़ को सुनना सीखना सीखें और याद करना सीखें। आप
ठीक है बच्चों, आप जैसे गणित में रुचि ले रहे हैं, मेरे गणित के वीडियो आप अच्छी तरह देख रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपका मिला है। तो आप ये विज्ञान भी जो है वो पढ़ते रहिए, और शुरू से पढ़ेंगे आप, हर चीज़ को नोट करेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल आसान लगेगी। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए ज़रूर, और शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरा काम करने का हौसला बढ़े और अन्य आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। तो कमेंट ज़रूर किया करें, और यदि आप कहीं से भी है जहाँ से आप लिखा करें कि आप कहाँ से हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।